सूरज की पहली किरणें जब पारसनाथ की पहाड़ियों पर पड़ती थीं, तो गिरिडीह का छोटा सा शहर एक सुनहरे आलिंगन में समा जाता था। हवा में कोयले की खदानों की हल्की सी धूल और सुबह की ठंडक का मिश्रण था। मेघना अपने घर की छत पर खड़ी थी, हाथ में एक पुरानी डायरी और एक सस्ता सा पेन लिए। उसकी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी थीं, जहां से खदानों की काली धूल भरी हवा आती थी। वह हर सुबह यहाँ आती थी, जैसे कोई अनकहा वादा हो उससे और इन पहाड़ियों से। मेघना की उम्र थी 23 साल। लंबे घने बाल जो हमेशा एक डीली सी छोटी में बंधे रहते थे, और आंखें जो हमेशा कुछ ढूंढती सी लगती थीं। वह अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके पिता रामधारी तिवारी एक रिटायर्ड स्कूल शिक्षक थे, जो अब घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। माँ सरिता एक गृहिणी थीं, जिनका सारा दिन घर के कामों और पड़ोस की गपशप में बीतता था। मेघना का एक छोटा भाई रवि था, जो 12वीं कक्षा में पढ़ता था और इंजीनियर बनने के सपने देखता था। लेकिन मेघना के सपने, वे उसकी डायरी के पन्नों में कैद थे। कविताएं, कहानियां और अनकहे ख्वाब जो शायद कभी हकीकत न बन पाए। मेघना, नीचे आ, चाय ठंडी हो रही है। माँ की आवाज़ ने उसे विचारों की दुनिया से बाहर खींचा। वह एक गहरी सांस लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरी। रसोई में माँ चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थीं। क्या कर रही थी फिर छत पर? दिन भर किताबों में मुंह घुसाए रहती है, कुछ काम धाम भी कर लिया कर, सरिता ने हल्के ताने के साथ कहा। मेघना ने मुस्कुराकर बात टाल दी। वह जानती थी कि माँ की बातों में चिंता थी, प्यार था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी कि वह सामान्य लड़की की तरह व्यवहार करे। सामान्य यानी पढ़ाई पूरी करो, शादी करो और फिर ससुराल में अपनी जिंदगी बिता दो। लेकिन मेघना का मन इस सामान्यता को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। मेघना का अकेलापन। मेघना ने गिरिडीह के एकमात्र डिग्री कॉलेज से साहित्य में बीए किया था। अब वह शहर की एक छोटी सी लाइब्रेरी में पार्ट टाइम काम करती थी। यह लाइब्रेरी गिरिडीह के पुराने बाजार में थी, जहां संकरी गलियों के बीच पुरानी किताबों की खुशबू और धूल भरे रैक उसे अपने घर जैसे लगते थे। यह काम उसके लिए सिर्फ रोजगार नहीं था, यह उसकी सैर थी, उसकी सांस थी। किताबों के बीच वह खो जाती थी और हर किताब उसे एक नई दुनिया दिखाती थी। रवींद्रनाथ टैगोर की कविताएं, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां और कभी-कभी अंग्रेजी में लिखी कोई नॉवेल, ये सब उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाते थे जहां वह आजाद थी। लेकिन गिरिडीह जैसे छोटे शहर में, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, मेघना की यह किताबी दुनिया उसे और अकेला बना रही थी। उसकी सहेलियां, जो कभी कॉलेज में साथ हंसती खिलखिलाती थीं, अब ज्यादातर शादीशुदा थीं। कुछ दिल्ली, कुछ रांची चली गई थीं। मेघना के पास अब कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिसके साथ वह अपने मन की बातें बांट सके। उसका भाई रवि तो उसका दोस्त था, लेकिन वह अपनी पढ़ाई और क्रिकेट में इतना व्यस्त रहता था कि मेघना के सपनों को समझने का उसके पास वक्त नहीं था। उसके पिता चाहते थे कि वह सरकारी नौकरी की तैयारी करे। बेटी, एक बार क्लर्क की नौकरी मिल जाए तो जिंदगी सेट हो जाएगी, वे अक्सर कहा करते थे। लेकिन मेघना का मन कहीं और था। वह लिखना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसकी कहानियां और कविताएं दुनिया तक पहुंचें। उसकी डायरी में गिरिडीह की पहाड़ियां थीं, खदानों की काली धूल थी, और थी उसकी अपनी एक दुनिया, जहां वह न केवल एक लड़की थी, बल्कि एक कहानीकार थी। लेकिन इस छोटे से शहर में, जहां लोग अपने रोजमर्रा के संघर्षों में उलझे थे, एक लड़की के लेखन के सपने को कोई गंभीरता से नहीं लेता था। एक अनजान मुलाकात। एक दिन लाइब्रेरी में काम करते हुए मेघना की मुलाकात एक अनजान शख्स से हुई। वह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, चश्मा लगाए, साधारण सी कुर्ता पायजामा में। उसने खुद को प्रोफेसर विश्वास के रूप में पेश किया। वह रांची से आए थे और गिरिडीह की संस्कृति, इतिहास और कोयला खदानों के सामाजिक प्रभाव पर एक किताब लिख रहे थे। लाइब्रेरी में कुछ पुरानी किताबों और दस्तावेजों की तलाश में आए थे। मेघना ने उनकी मदद की और किताबों के रैक के बीच बातचीत शुरू हो गई। तुम यहाँ अकेले काम करती हो? प्रोफेसर ने पूछा, एक पुरानी किताब के पन्ने पलटते हुए। जी हाँ, यह लाइब्रेरी ज्यादा व्यस्त नहीं रहती। लोग किताबें पढ़ने कम ही आते हैं। मेघना ने हल्के उदास स्वर में कहा। लेकिन तुम्हें पढ़ना पसंद है ना? तुम्हारी आंखों में वही चमक है जो किताबों के दीवानों में होती है, प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा।
मेघना को यह सुनकर थोड़ा अजीब लेकिन अच्छा लगा। उसने हल्के से सिर हिलाया और बात को आगे बढ़ाने के लिए कहा, आपको और कौन सी किताब चाहिए? बातों बातों में प्रोफेसर ने मेघना से पूछा कि क्या वह कुछ लिखती भी है। शायद उसकी डायरी, जो हमेशा लाइब्रेरी के काउंटर पर पड़ी रहती थी, प्रोफेसर की नज़रों से नहीं बची थी। मेघना ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर हिम्मत करके अपनी डायरी से एक कविता निकालकर दिखाई। यह कविता थी पारसनाथ की पहाड़ियों और खदानों के बीच बसी एक लड़की की, जो अपनी आज़ादी की तलाश में थी। प्रोफेसर ने कविता पढ़ी और उनकी आंखों में एक चमक आ गई। मेघना, यह तो कमाल है। तुम्हारी लेखनी में गिरिडीह की आत्मा है। तुम्हें इसे दुनिया तक ले जाना चाहिए, उन्होंने कहा। मेघना के लिए यह पहली बार था जब किसी ने उसके लेखन को इतनी गंभीरता से लिया था। उसका दिल जोश से भर गया, लेकिन साथ ही डर भी था। लेकिन यहाँ कौन मेरी बात सुनेगा? ये छोटा सा शहर है और मैं तो बस एक साधारण लड़की हूँ, उसने कहा। साधारण? नहीं, मेघना, जो लोग अपनी आत्मा को शब्दों में ढाल सकते हैं, वे कभी साधारण नहीं होते, प्रोफेसर ने जवाब दिया। उन्होंने उसे रांची में होने वाली एक लेखन प्रतियोगिता के बारे में बताया, जिसका पुरस्कार था एक कहानी का प्रकाशन और कुछ नकद राशि। तुम्हें इसमें हिस्सा लेना चाहिए। यह तुम्हारे लिए एक मौका हो सकता है, उन्होंने कहा। परिवार का दबाव उस रात मेघना सो नहीं पाई। प्रोफेसर की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। क्या वह वाकई इतनी काबिल थी? क्या उसकी कहानियां दुनिया तक पहुंच सकती थीं? लेकिन जैसे ही उसने यह सपना देखना शुरू किया, उसे अपने परिवार की सच्चाई याद आई। कुछ दिन पहले ही माँ पापा ने एक रिश्ते की बात छेड़ी थी। लड़का बोकारो में किसी खदान में इंजीनियर था। अच्छा घर है मेघना, तुझे कोई कमी नहीं होगी, माँ ने कहा था। लेकिन मेघना का मन उस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। वह शादी नहीं करना चाहती थी, कम से कम अभी नहीं। वह अपने सपनों को जीना चाहती थी। अगले दिन जब वह लाइब्रेरी से घर लौटी, तो देखा कि घर में कुछ मेहमान बैठे थे। माँ ने उसे जल्दी से साड़ी पहनने को कहा। वही बोकारो वाले लोग हैं, तुझे देखने आए हैं, माँ ने फुसफुसाते हुए कहा। मेघना का दिल बैठ गया। उसने साड़ी पहनी, चाय के साथ बिस्किट की प्लेट लेकर ड्राइंग रूम में कदम रखा, लेकिन उसका मन कहीं और था। मेहमानों ने उससे कुछ सवाल पूछे। क्या खाना बनाना आता है? क्या सिलाई कढ़ाई में रुचि है? मेघना ने जवाब दिए, लेकिन उसका मन विद्रोह कर रहा था। क्या उसकी जिंदगी बस इतनी ही थी? उस रात जब मेहमान चले गए, मेघना ने पापा से कहा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं कुछ करना चाहती हूँ, अपने लिए, अपने सपनों के लिए। पापा गुस्सा हो गए। सपने? ये सब बेकार की बातें हैं मेघना। लड़कियों की जिंदगी में सुरक्षा सबसे जरूरी है। तुझे समझ क्यों नहीं आता? माँ ने भी साथ दिया। देख बेटी, ये उम्र निकल जाएगी, फिर कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। मेघना चुप रही, लेकिन उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था। वह अपनी डायरी में लिखने लगी। उसने लिखा, क्या मेरे सपने इतने छोटे हैं कि उन्हें इस शहर की गलियों में दफन कर दूं? क्या मैं सिर्फ इसीलिए पैदा हुई हूं कि एक दिन किसी और की जिंदगी बन जाऊं? एक नया दोस्त। कुछ दिन बाद लाइब्रेरी में एक और नया चेहरा आया। वह था अर्जुन, एक स्थानीय पत्रकार, जो गिरिडीह के एक छोटे से अखबार के लिए काम करता था। वह लाइब्रेरी में कुछ पुराने अखबारों की कतरने ढूंढने आया था। मेघना ने उसकी मदद की और बातों बातों में दोनों में दोस्ती हो गई। अर्जुन की बातों में एक अलग सी ऊर्जा थी। वह गिरिडीह के लोगों की कहानियां लिखता था, खदानों में काम करने वाले मजदूरों की, स्थानीय बाजार के दुकानदारों की और यहाँ तक कि पारसनाथ के तीर्थयात्रियों की। तुम कुछ लिखती हो, मेघना? अर्जुन ने एक दिन पूछा, जब वह लाइब्रेरी में कॉफी का एक कप लेकर बैठा था। मेघना ने हल्का सा मुस्कुराया और अपनी डायरी खोल दी। उसने अर्जुन को अपनी एक कहानी पढ़कर सुनाई, जो एक खदान मजदूर की बेटी की थी, जो अपने पिता की तरफ फंसना नहीं चाहती थी। अर्जुन ने ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम्हारी कहानियां सचमुच जिंदगी से जुड़ी हैं, इन्हें छपना चाहिए। उसने मेघना को प्रोफेसर विश्वास की बताई प्रतियोगिता के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि वह उसकी मदद करेगा।